नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। स्टूडेंट के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। सीबीएसई में मैं इन सब्जेक्ट में फेल हुआ, कौन सा टीओसी के लायक है, अब किन को टीओसी लेना चाहिए। मैं तो एक ही पेपर में फेल हूँ, मैं 3 पेपर क्यों दूं। मैं 2 पेपर में फेल हूँ, मैं 3 पेपर क्यों दूं। ये ढेरों क्वेश्चन है। स्टेट बोर्ड का भी सिमिलर क्वेश्चन है। उड़ीसा बोर्ड का रिजल्ट है, वहां के स्टूडेंट का क्वेश्चन है। बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट का क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के फेल स्टूडेंट के क्वेश्चन है। लगातार क्वेश्चन है और क्वेरीज है। हम लोग इसको क्लेरिफाई करेंगे, स्टूडेंट के लिए थोड़ा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सुलझाया जा सके। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी चलती रहेगी, रिजल्ट को लेके भी बात होगी, इवोल्यूशन को लेके भी अपडेट होगी। आज 10th क्लास के इवोल्यूशन पर पूरा फोकस है और भी बातें करनी है स्टूडेंट के लिए। जरा कुछ स्टूडेंट के और भी क्वेरीज हैं, उसको भी लेते हैं। पहला ये क्वेश्चन है कि सीबीएसई बोर्ड में मैं सिर्फ मैथ्स में फेल हुआ, तो मैं 3 पेपर क्यों दूं। पहली बात, सीबीएसई के थ्रू आप जाकर के या तो री दो या तो कंपार्टमेंट दो। एक तरीका ये, अगर आप एनआईएस में आ रहे हो, आपको लगता है कि एनआईएस के थ्रू कर सकते हैं, तो एक बात समझिए, एनआईएस में 3 पेपर देना मैंडेटरी है। 2 ही पेपर ट्रांसफर है। ट्रांसफर आप क्रेडिट टीओसी 2 सब्जेक्ट का मिलेगा। अब स्टूडेंट की क्वेश्चन ये कि ये 2 सब्जेक्ट कौन से लेने चाहिए। देखिए, एक मार्कशीट लगा रहा हूं मैं इसमें, जरा देखना इसमें क्या कहानी है। इंग्लिश में लड़का पास है, बायोलॉजी में पास है, फिजिकल एजुकेशन में पास है, क्या करें। आपको क्या करना चाहिए, देखिए, अगर आप इन नंबरों से संतुष्ट नहीं हो तो आप सारे पेपर में टीओसी मत लो। आप पांचों की पांचों पेपर एनआईएस में दो। अगर आप टीओसी ले रहे हो तो मैक्सिमम नंबर देखो, उससे आपका काम चलता है क्या। इंग्लिश में देखो 59 है। अगर आपका 59 से काम चलता है तो इंग्लिश ले लो, इंग्लिश को टीओसी ले लो। फिजिकल एजुकेशन में है नंबर ज्यादा, जिसमें मैक्सिमम नंबर है, जो इस एनआईएस में टीओसी के लायक है। देखो, सारे सब्जेक्ट एनआईएस में टीओसी के लायक नहीं है। टीओसी के कुछ सब्जेक्ट है, कुछ लिस्ट है, उस लिस्ट से मैच करता वही आपको मिलेगा। तो आप 2 चीज समझो। इस बच्चे को देखो, बायोलॉजी में हम टीओसी कर रहे हैं, इंग्लिश का टीओसी कर रहे हैं, 3 पेपर में बैठा रहे एग्जामिनेशन में। अभी वो सितंबर अक्टूबर में 3 पेपर देगा। कौन सा पेपर देगा? फिजिक्स का पेपर देगा, केमिस्ट्री का पेपर देगा और एक इजी सब्जेक्ट को लेके जाएंगे। बायोलॉजी में ऑलरेडी हम पास डिक्लेयर कर चुके हैं टीओसी के थ्रू, इंग्लिश में ट्रांसफर ले चुके हैं, तो एक लैंग्वेज मिल गया, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बायोलॉजी मिल गया। बाकी के जो एक पेपर एडिशनल लेंगे वो उसके परसेंटेज को सुधारेंगे। डेटा एंट्री जैसा सब्जेक्ट, पेंटिंग जैसा सब्जेक्ट, जिनमें हम 70-80% तक ला सकते हैं, उनको हम जरूर लेंगे, उनको हम जरूर शामिल करेंगे और उनको ही आगे लेके चलेंगे। तो इन चीज को समझ के चलिए। स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि 10th क्लास सोशल साइंस में अगर मैं फेल हो रहा हूं तो क्या करूं। एक बार अपनी कंडीशन मुझे बताओ व्हाट्सएप पर कि मैंने इतने मार्क्स का सोशल साइंस 10th में करके आया हूं, इतना नंबर का अटेम्प्ट है, और घर आके जब चेक किया तो इतने नंबर का सही है। वैसे सोशल साइंस में थियरी में 26 मार्क्स चाहिए, 7 मार्क्स टीएमए से आता है, दोनों मिला के 33 बनता है। तो 26 थियरी में चूंकि चाहिए आपको, तो इस 26 के लिए कम से कम 30 मार्क्स का सही भी चाहिए। क्यों? 80% में कन्वर्ट होगा, पेपर 100 का ही लिखा रहेगा। 100 का 80% में जब कन्वर्ट होगा तो 30 वाला 24 पर जाके खड़ा होगा। तो जरा सोचना, 30 वाला 24 पर खड़ा होगा, जबकि हमको कितना चाहिए? 26। हाँ, 1-2 नंबर कुछ ना कुछ टीचर बढ़ा देंगे, तो 30 प्लस का अटेम्प्ट भी 34, 35, 32, 33, 34 तक का सही चाहिए। तो ये मत समझो कि मैं तो 20 क्रॉस कर रहा हूँ, मैं तो 15 क्रॉस कर रहा हूँ तो फेल हो रहे हो। दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट मैक्सिमम सोशल साइंस में फेल हो रहे। दूसरा, 10th क्लास हिंदी में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में, बाकी जगह नहीं है। सोशल साइंस 10th क्लास सबसे ज्यादा फेल दिल्ली के अंदर स्टूडेंट्स हैं, या दिल्ली एनसीआर के, दिल्ली स्पेशली है। दूसरा, हिंदी में सबसे ज्यादा फेल होने का क्राइटेरिया दिल्ली के अंदर ही है, बाकी स्टेट्स में नहीं है। इवन में साउथ इंडियन स्टेट उन्होंने हिंदी लिया, वो नहीं फेल हो रहे। मैं हैरान हूं कि दिल्ली का बच्चा जहां हिंदी भाषी है वो हिंदी में फेल हो रहा है 10th क्लास में। तो ये करंट रिपोर्ट है। मैथमेटिक्स का एवरेज रिजल्ट चल रहा है, साइंस का भी एवरेज इवोल्यूशन के दौरान कहानी आ रही है। ये कुछ स्टोरी है, इसके आगे पीछे नहीं।
अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि अभी कौन सा सब्जेक्ट क्या करना है। एक स्टूडेंट बोलता मुझे डी फार्मा करना है, मैं तो आर्ट साइड से पढ़ के आया, क्या करूं? देखो, आर्ट से पढ़ के आया वो डी फार्मा करना है। डी फार्मा के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये तीन चीजें जरूरी है। कुछ कॉलेज की प्रॉब्लम ये कि पूरी एक ही मार्कशीट में उनको पांचों सब्जेक्ट चाहिए। कुछ कॉलेज ऐसा है कि तीन अलग से भी सब्जेक्ट है तो कंसीडर कर रहे हैं। तो मैंने वही बोला कि मैक्सिमम कॉलेज तीन सब्जेक्ट के साथ आप चले जाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एक अलग से कर लो तो भी कहानी बनती है। बट जो अच्छे कॉलेज है वो नहीं लेंगे। आप पूरे पेपर में अगर जा रहे हो, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, बायो या मैथ दोनों चलता है डी फार्मा में, दोनों ही चलता है बी फार्मा में। ये चीज दिमाग में लेके चलिए। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ 12th में वापस चले जाइए, वापस से एनआईएस से दे दीजिए, सारा पेपर दे दीजिए, फिर से अपने आप को जज कर लीजिए, ठीक कर लीजिए अपने परसेंटेज को, ठीक कर लीजिए साइंस की पूरी एक डिग्री को। उसके बाद मेडिकल, पैरा मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स से एक और फायदा मिलेगा, डी फार्मा तो कर ही सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी जाने का रास्ता खुल जाता है। तो ये सब चीजें, जरूरत क्या है, आपकी सोच क्या है, आपको करना क्या है, उसके हिसाब से डिसीजन लो। स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि मैं अब एडमिशन लूँ तो गारंटेड पास हो सकता हूँ क्या? हाँ, हमारे वहाँ एक पूरी डेडिकेटेड फैकल्टी है, वो मिल के एक गारंटेड बैच चलाती है, जिनमें स्टूडेंट को ये देखती है कि देखो, एक स्टूडेंट बोलता है मुझे सिर्फ 10th पास चाहिए, तो हम लोग ये देखते हैं वो किसी बोर्ड से फेल होके आए क्या, उनमें से एक दो का टीओसी मिल गया, तीन पेपर रह गया, तीन में एक दो ओकेशनल कोर्सेज दे दिया, एक इजी सब्जेक्ट जिनको महीने भर में उन्हें पढ़ाया जा सकता है या 2-3 महीने में इंपॉर्टेंट चैप्टर कराया जा सकता है, उसके हिसाब से वो प्लान करते हैं, हर एक बच्चे का स्पेसिफिक डिजाइन करते हैं, तो वो पास होने की कगार पर खड़ा होता है। एक बच्चा आता है पीसीएम से, हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो हम लोग आपको एडमिशन देंगे, एडमिशन देने में हमारी टीम मदद करेगी, क्या सुटेबल सब्जेक्ट होना चाहिए, आपको फ्यूचर में डी फार्मा करना, बी फार्मा करना, नीट जाना, जेई जाना, उसके हिसाब से सब्जेक्ट देंगे। फिर आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, आप एक लेवल पर जाके अपने आप को क्लियर कर पाते हो। प्रैक्टिकल कहाँ देना है, थियरी कहाँ देना है, वो हमारी टीम डिसाइड कर लेती है। प्रैक्टिकल में कितने प्रैक्टिकल लर्न करके जाना है कि एग्जैक्टली एक्यूरेटली वही लिखा है। प्रैक्टिकल में कुछ रिमार्केबल फिजिक्स में प्रैक्टिकल्स हैं, कुछ केमिस्ट्री में, कुछ बायोलॉजी में। हम लोग बार बार एज ए इवल्युएटर, एज ए एग्जामिनर, हम लोग नॉर्मली वही क्वेश्चंस रहते हैं, प्रैक्टिकल में रूटीन क्वेश्चंस होते हैं। अगर स्टूडेंट 5-6 से प्रैक्टिकल लर्न करके जाता है, 4-5 भी जाता है, तो 2 प्रैक्टिकल लिख के आ सकता है और पास हो सकता है। हाँ, थियरी का कुछ रूटीन क्वेश्चंस होते हैं, कुछ चैप्टर फिक्स होते हैं, कुछ चैप्टरों से फिक्स क्वेश्चंस आते हैं, कुछ चैप्टरों से नंबर मार्क्स कुछ फिक्स है। ऑलरेडी ब्लूप्रिंट बोर्ड ने दे रखा है, इस चैप्टर से इतने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इस यूनिट से इतने नंबर का क्वेश्चन होगा। उसमें क्वेश्चन बनते कितने हैं, तो टीचर हमारा क्या करता है, फैकल्टी बनाता है। इस चैप्टर से 20 ही क्वेश्चन बनते हैं, इस चैप्टर से हम 20 नंबर उठा सकते हैं, उनको पूरा मगअप करा देते हैं, रेडी करा देते हैं, ताकि आपकी वो मार्क्स इधर उधर राइट लेफ्ट ना हो। इन चीज को समझ के चलिए, मार्क्स कितना उठाना है, कैसे उठाना है, कितना काम करना है, कैसे करना है, वो पूरा एक मैप खींचते हैं और आपको उस लेवल पर लेके जाते हैं जहां आप ये बोल सकते हो कि आप 100% खुद ही बोलोगे कि डेफिनेटली मैं पास हो जाऊंगा। एडमिशन लेना बहुत आसान है, पास कैसे होंगे? ऑन डिमांड सब जगह शोर मच रहा है, क्या ऑन डिमांड, जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप अभी सीबीएसई से फेल हो गया, क्या 10 दिन में पढ़ के ऑन डिमांड पास हो जाओगे? नोएडा हेडक्वार्टर में जाके पास हो जाओगे? नोएडा हेडक्वार्टर में इन कैमरा एग्जाम है, और जितने भी रीजनल सेंटर है, इन कैमरा एग्जाम है, ऑफिसर आपके आसपास बैठे रहेंगे। आप क्या करोगे? 10-20 डेज में या एक महीने में कौन सी पढ़ाई कर लोगे? एक साल पढ़ के आए, 12th क्लास पास नहीं हुए, अभी आप 11-12 दोनों का सिलेबस आना है, ऑन डिमांड में कैसे पास होगे? आप मुझे बताओ, जस्टिफाई है क्या? हम लगातार देखते आ रहे हैं ऑन डिमांड में ना फेल होने का। फेल अगर बच्चा हुआ तो फिर पब्लिक एग्जाम में नहीं आता, फिर वो वेट करता है अगले ऑन डिमांड का। पब्लिक एग्जाम के बाद ऑन डिमांड फिर खुलेगा जनवरी तक, वो जनवरी तक फिर बैठा रहेगा, और ऑन डिमांड वाला सिर्फ ऑन डिमांड में ही देगा फिर। इसलिए ये गलती मत करो, पब्लिक एग्जाम का फॉर्म भरो, सितंबर अक्टूबर के लिए पहले एलिजिबल बनो, उसके बाद ऑन डिमांड भी खुला है। पब्लिक एग्जाम में इनरोल्ड हो गए, पब्लिक एग्जाम ऑन डिमांड का क्या डिफरेंस है समझो। अगर आप एनआईएस के ही स्टूडेंट हो, आप सोचते हो कि ऑन डिमांड दे दूं, तो ऑन डिमांड में प्रैक्टिकल थियरी दोनों देना पड़ेगा।
और दोनों के मार्क्स सेपरेटली फिर वापस आएंगे वहां से। पहले जो प्रैक्टिकल दिया वो एबॉलिश हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों वापस से देना पड़ेगा और ऑन डिमांड में जो मार्क्स आएगा वही लगेगा। बेशक फेल हो गए अगर प्रैक्टिकल में तो फिर फेल लगेगा। पूरा कंबाइंड चलेगा, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों करना पड़ेगा ऑन डिमांड में ही। समझ रहे बात को? और ऑन डिमांड भी मिनिमम 3 महीने का प्रोजेक्ट है, उसके पहले का नहीं है। अगर जून में जिसने दिया, अगस्त से पहले रिजल्ट नहीं, सितंबर एंड से पहले उसकी हार्ड कॉपी नहीं, तो क्या सितंबर तक, जून की बुकिंग का सितंबर तक इंतजार कर पाओगे? किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे? नहीं। कॉलेज वेट कर पाएंगे? नहीं। पास हुए तो, नहीं हुए तो क्या, फिर लटक गए, फिर जनवरी तक का वेट करो और पब्लिक एग्जाम में नहीं बैठ सकते। पब्लिक एग्जाम का सिलेबस 60% का है, ऑन डिमांड का सिलेबस 100% का है। तो एक तो टफ 11-12 आने की वजह से टफ हो गया, दूसरी बात 100% सिलेबस की वजह से टफ हो गया, तो थोड़ा ऑन डिमांड मुश्किल है। और दूसरी बात, सेंटर केवी केंद्रीय विद्यालय, रीजनल सेंटर और हेडक्वार्टर मिलेगा, तो और टफ हो गया। तो तीनों प्रोसीजर में टफ नजर आ रहा ऑन डिमांड, और ऑन डिमांड रियली में टफ होता है। पब्लिक एग्जाम आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है, लोकल सेंटर्स पर भी होते हैं, तो उसका बेनिफिट मिलता है कि मेंटली कहीं भाग दौड़ नहीं करनी है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी आप समझदार हो। दूसरी बात, एक तो 60% का सिलेबस सबसे बड़ा रिलीफ है। 100% के बजाय 60% का सिलेबस, क्योंकि टीएमए के मार्क्स, टीएमए के सिलेबस यहाँ से हटा दिए जाते हैं, तो 60% के सिलेबस के साथ एग्जाम देना थोड़ा आसान तो रहेगा। तो इस चीज को भी समझ के चलो। सिलेबस 60% सीधा हो जाता है, नीचे आ जाता है, तो इजिली आप पढ़ सकते हो, इजिली आप जा सकते हो। पब्लिक एग्जाम सितंबर तक होगा, 4-5 महीने आराम से मिलते हैं, आराम से पढ़ाई भी कर सकते हो। पढ़ने का टाइम मिला, सिलेबस कम हो गया, लोकल सेंटर्स बने। ये पब्लिक एग्जाम का फायदा है सितंबर अक्टूबर में जाने का। तो जनवरी फरवरी के चक्कर में मत रहो, जून जुलाई वाले चक्कर में मत रहो, ऑन डिमांड के चक्कर में मत रहो। अगर इतना हाई कॉन्फिडेंट है, ये एजेंट आपको समझाते हैं मैं ये करा दूंगा, ऐसे हो जाए, ये सब होता नहीं। मैं आपको समझा देता हूँ और इसका कुछ रास्ता निकलता नहीं है। कुछ भी आगे का लगता है कि आपको हमसे बात करनी है, आपको लगता है हमसे कोई सपोर्ट लेनी है, आप चाहते हो कि एडमिशन हमारे थ्रू हो, आप चाहते हो हमारी मदद ले सके, हम लोग मदद करने को तैयार है, सपोर्ट करने को तैयार है, आगे का रास्ता दिखाने को तैयार है, और आपके साथ हमेशा चलने को तैयार है। ऊपर नंबर है, कॉल करो, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दो, हम लोग पूरी मदद करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब